हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो आज मैं अश्रुगदर टॉपिक के ऊपर बात करूंगी। अश्रुगदर मीन्स हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स। ठीक है, अश्रुगदर मेनली दो वर्ड से मिलके बना है, अश्रुक और प्रदर। अश्रुक जो कि हम मेंस्ट्रुअल ब्लड को बोलते हैं, और प्रदर मीन्स एक्सेसिव फ्लो। तो जब पीरियड्स का एक्सेसिव फ्लो रहता है तो उसको अश्रुगदर बोला गया है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। अगर हम मॉडर्न की बात करें तो उसमें बहुत सारी टर्म्स यूज़ की गई हैं, जैसे कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंदर आता है मेनोरेजिया हुआ, मेट्रोरेजिया हुआ, DUB है। सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू हैवी ब्लीडिंग ओनली। ओके, बट इन आयुर्वेदा कोई अलग अलग टर्म नहीं है, सिर्फ इसी में ही अश्रुगदर में डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है। देन इसके बाद आता है कि इसका मेन कॉज क्या है, अश्रुगदर क्यों होता है मेनली। तो आहार निदान बताया है इसका कि अगर हम आहार में बहुत ज़्यादा उष्ण गुण वाले अगर खाना खा रहे हैं या फिर ज़्यादा खट्टा खाना खा रहे हैं, ठीक है, एक्सेसिव सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सेसिव सॉल्ट, चिली, सोर, इन सब का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उस वजह से अश्रुगदर हो सकता है। या फिर हम इनकम्पैटिबल फूड ले रहे हैं जो कि विरुद्ध आहार कहलाया जाता है। अगर हम विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं तो भी हमको अश्रुगदर हो सकता है। तो आयुर्वेद में आहार को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। मोस्ट ऑफ डिजीज़ की जो ओरिजिन है वो आहार की वजह से ही होती है, तो इसलिए आहार को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। देन इसमें दोषास का इन्वॉल्वमेंट कौन कौन सा रहता है, तो मेन 3 दोष हैं हमारी बॉडी के अंदर, वात, पित्त और कफ। तो ये तीनों दोषों के इन्वॉल्वमेंट से होती है। इट मीन्स ये त्रिदोषज व्याधि है। ठीक है, फिर इसमें कौन सा दोष ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है उसके हिसाब से हमको सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वातज टाइप का अश्रुगदर है तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे मीन्स क्लिनिकली कि ये वातज अश्रुगदर है, पित्तज अश्रुगदर है या फिर कफज अश्रुगदर है। ठीक है, तो वातज अश्रुगदर में हमको क्या देखने को मिलेगा, हैवी ब्लीडिंग तो रहेगी पेशेंट में, उसके साथ साथ में पेशेंट को पेन बहुत रहेगा, पेन रहेगा, हैवी ब्लीडिंग रहेगी, और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड का कलर है वो भी इवन डार्क ब्लैकिश कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ऑल दीज सिम्टम्स, ये जो सिम्टम्स हैं वो वातज अश्रुगदर के हैं। अगर पित्तज टाइप अश्रुगदर है तो उसमें हमको क्या सिम्टम्स मिलेंगे, हैवी ब्लीडिंग रहेगा ही, उसके साथ साथ में हमको बर्निंग सेंसेशन मिलेगा, थर्स्ट रहेगा पेशेंट को, फीवर रह सकता है। ठीक है, तो वो सारे टाइप आएंगे पित्तज अश्रुगदर के अंदर। फिर आता है कफज अश्रुगदर। कफज अश्रुगदर में हमको क्या मिलेगा, तो उसमें भी हैवी ब्लीडिंग रहेगी। हैवी ब्लीडिंग के साथ साथ में क्या रहेगा, पेशेंट को नोजिया रहेगी, वॉमिटिंग रहेगा, कफ हो सकता है। ये सारे कफज अश्रुगदर में देखने को मिलेंगे। फिर अगर द्वंद्वज टाइप का अश्रुगदर है, द्वंद्वज किसको बोला गया है, जब उसमें 2 दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो वात पित्तज भी हो सकता है, पित्तज कफ भी हो सकता है, और वात और कफ का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। तो उसमें हमें दोनों के सिम्टम्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वातज पित्तज अश्रुगदर है तो उसमें हमको पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग भी हो रहा होगा, उसमें पेशेंट को पेन भी रहेगा, पेन के साथ साथ में पेशेंट को ज़्यादा थर्स्ट रहेगा, फीवर रहेगा, ये सारे सिम्टम्स उसमें रहेंगे। फिर उसके बाद आता है कि हम इसमें पेशेंट को सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है वो 21 से 35 डेज़ की साइकिल हम कंसिडर करते हैं कि 21 से 35 डेज़ की साइकिल जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो लेस देन 21 डेज़ अगर साइकिल पेशेंट को आ रहा है, इट मीन्स 15 डेज़ में ही आ रहा है, 20 डेज़ में ही पेशेंट को पीरियड्स आ रहा है, तो वो अश्रुगदर के अंदर कंसिडर होगा। या फिर जो ब्लीडिंग है वो 7-8 दिन से ज़्यादा रहती है। ठीक है, नॉर्मली जो ब्लड फ्लो रहना चाहिए वो 5 to 7 डेज़ में रहना चाहिए, लेकिन अगर 7-8 डेज़ से ज़्यादा है, 8-10 डेज़ इतने तक रह रही है, तो हम अश्रुगदर में उसको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है पेशेंट को जो ब्लड लॉस है, अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो नॉर्मली 80 ml ब्लड लॉस होना चाहिए। या अगर हम पैड्स की बात करें, क्योंकि हम मेज़र तो ब्लड फ्लो को कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम पैड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितना ब्लड फ्लो हो रहा है। तो नॉर्मली एक दिन में अगर पेशेंट 2 से 3 पैड चेंज कर रहा है तो इट्स नॉर्मल, लेकिन अगर उससे ज़्यादा पैड पेशेंट चेंज कर रहा है, 4, 5, 6
डेली के पैड चेंज कर रहा है, तो इट मीन्स उसको हैवी ब्लीडिंग हो रहा है। तो ये भी जो भी हमको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से उसको पता चलेगा, ये हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो अश्रिक दर में है। इसके साथ साथ में पेशेंट को और क्या सिम्टम्स रहेंगे, तो ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगा, ठीक है, तो वीकनेस में रहेगा। फिर हमको एनीमिया के सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसे कि डिडीनेस होगा पेशेंट को, तो वो मिल सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि अश्रिक दर में रहते हैं। उसके बाद आता है कि हमको इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करानी है, क्योंकि अभी क्या है, अश्रिक दर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हैवी ब्लीडिंग पेशेंट को क्यों हो रही है, वो किसी और चीज़ वजह से भी हो सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन करा के हमको प्रॉपर जो कॉज है उसका पता चलेगा। जैसे कि अगर पेशेंट को फाइब्रॉइड है, तो फाइब्रॉइड की वजह से भी पेशेंट को ब्लीडिंग रहेगा, तो हमको पेशेंट की USG करानी है, सोनोग्राफी। तो अगर उसमें फाइब्रॉइड हुआ तो पता चलेगा, एडिनोमायोसिस है तो उसमें उसका पता चलेगा। उस सब में भी क्या रहता है, पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग रहती है। USG में हमको और क्या पता चल सकता है, अगर पेशेंट यूट्रस के अंदर पॉलिप है तो वो पता चल सकता है, या फिर सर्वाइकल पॉलिप है तो वो पता चल सकता है। तो फिर क्योंकि क्या कॉज है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा, तो एग्जैक्ट कॉज का हमको पता होना चाहिए। या फिर पेशेंट को कोई कोएगुलोपैथी तो नहीं है, उस वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है। और अगर कोई भी कॉज नहीं मिलता है तो इट मीन्स कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, जो कि हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो हम DUB में कंसिडर करते हैं कि जब कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी ना मिले और स्टिल पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो वो DUB के अंडर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि हार्मोन की वजह से भी पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। तो हमको एग्जैक्ट कॉज का पता करना है कि एग्जैक्ट कॉज क्या है, क्योंकि अगर फाइब्रॉइड हुआ तो उसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा, पॉलिप हुआ तो उसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा, और सिर्फ अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपर डायग्नोसिस करना है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट पे, कि हमको क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ड्रग्स बताए गए हैं सिंगल डिजीज़ के लिए। तो हमको कैसे चूज़ करना है, क्या चूज़ करना है, वो हमको सब चीज़ें देखकर लेना है। तो सबसे पहले जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में है, क्योंकि इसमें क्या है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो ड्रग्स चूज़ करनी है वो हमको स्तंभन, जिनकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो ब्लड को रोक सके, जिनकी प्रॉपर्टीज़ स्तंभन रहेगा, वो हमको ड्रग्स लेनी है, ठीक है। सेकंड आता है, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो पेशेंट को क्या रहेगा, एनीमिया भी रहेगा। तो पांडु में जो चिकित्सा दी जाती है एनीमिया के ट्रीटमेंट में, हमको वो भी देना है, यानी कि पेशेंट को कोई लोह भस्म या फिर जिसमें लोह कंटेंट है वो हमको टैबलेट्स वगैरह पेशेंट को देना है। थर्ड आता है, अगर हम कोई और सिंगल ड्रग्स भी यूज़ कर रहे हैं तो हमको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो जो ड्रग्स है उसकी जो पोटेंसी है वो कोल्ड होनी चाहिए, यानी कि शीत वीर्य वाली ड्रग होनी चाहिए, और कषाय रस वाली, ताकि वो ब्लीडिंग को कम करने में हेल्प कर सके, ठीक है। तो मेनली हमको ट्रीटमेंट देते हुए ये सारी बातों का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है कि क्या क्या फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं। तो अगर हम कषाय में देखें तो मूसली खदीरादि कषाय, जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करता है। तिक्तकम कषाय है वो हम दे सकते हैं। अगर हम चूर्ण की बात करें तो पुष्यनक चूर्ण है वो दे सकते हैं, गैरिक चूर्ण है वो हम दे सकते हैं, ठीक है। टैबलेट में हम क्या क्या दे सकते हैं, तो प्रदरांतक रस टैबलेट आती है वो दे सकते हैं, बोल परपटी दे सकते हैं, बोलबद्ध रस हम दे सकते हैं पेशेंट को। आसव और अरिष्ट में हम क्या दे सकते हैं, अशोकारिष्ट है वो दे सकते हैं, लोद्र आसव है वो दे सकते हैं। जो अशोक है वो मेनली क्या करता है, स्तंभन का कार्य करता है, ठीक है। अशोक जो है वो अरिष्ट की फॉर्म में भी अवेलेबल है, अशोक घृत फॉर्म में भी आता है, ठीक है। अशोक घृत भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो अगर पित्तज टाइप ऑफ अश्रिक दर है तो उसमें हम अशोक घृत दे सकते हैं। देन जो लोद्र है वो भी आसव फॉर्म में भी आता है, लोद्र आसव, लोद्र की चूर्ण फॉर्म में भी आता है, लोद्र चूर्ण भी आता है, ठीक है। तो पेशेंट को कौन से टाइप का अश्रिक दर है उसके अकॉर्डिंग हमको मेडिसिन चूज़ करनी है। नेक्स्ट आता है क्या क्या हम थेरेपीज़ इसमें हम दे सकते हैं और कौन कौन से प्रोसीजर हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें नस्य ऐड कर सकते हैं। तो नस्य क्या रोल प्ले करेगा एक्चुअल में, कि जो नस्य है वो मेनली हम ऊर्ध्व जत्रुगत यानी कि जो ऊपर की तरफ के रोग हैं उसमें हम नस्य कर्म करते हैं, ठीक है।
नस से यानी कि नेज़ल में ऑयल, घी, उसका ड्रॉप्स डाला जाता है जो कि जत्रुगत रोग में हेल्प करता है उनको ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे हम नस से किस तरह से वर्क करेगा, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हैवी ब्लीडिंग। तो हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो हाइपोथैलेमस यानी कि जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस है वो GnRH हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो कि किस पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। और फिर वहाँ से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, FSH और LH हार्मोन, जो कि फॉलिकल्स को बनाते हैं। लेटर ऑन ओव्यूलेशन होता है, यानी कि जो पूरा प्रोसेस है वो इस तरह से चलता है हार्मोन्स का। तो ये हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो अगर हम नस से काम करेंगे तो ये डायरेक्टली ब्रेन पे एक्ट करेगा और हार्मोन को बैलेंस करने का काम करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम जो मेद्य रसायन रहते हैं, जैसे सरस्वता अरिष्ट आता है, वो हम इसमें पेशेंट को दे सकते हैं। और हम क्या क्या थेरेपी दे सकते हैं, तो पित्तज अश्रिकदर है तो पित्त के लिए विरेचन बेस्ट बताया है, तो हम विरेचन कर्म भी पेशेंट को करा सकते हैं। और कौन सी थेरेपी हम इसमें दे सकते हैं, तो मात्रावस्थी है, मात्रावस्थी हम पेशेंट को दे सकते हैं। मात्रावस्थी हमको किससे देनी चाहिए, तो फॉर एग्जांपल हम चंदन बलादि तेल यूज़ कर सकते हैं। चंदन बलादि तेल में क्या रहेगा, मेनली ये क्या है, कोल्ड पोटेंसी वाला है, ठीक है। चंदन क्या होता है, शीत वीर्य वाला है, तो वो क्या करेगा, ब्लड को रोकने की कोशिश करेगा और प्रॉपर ओव्यूलेशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम मात्रावस्थी भी पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये सारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था कि कैसे हम अश्रुदर को ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें हमने टोटल मीन्स अश्रुदर क्या है, उसका कॉज क्या है, कैसे हम उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, किस तरह से हमको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सो दिस इज़ एन एजुकेशनल वीडियो ओनली। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है तो ये नहीं कि खुद से जो भी ये मेडिसिन मैंने बताई हैं वो आप सेल्फ मेडिकेशन लेने लगे। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना लें। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है तो प्रॉपर कंसल्टेशन करें।